हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, नेशनल इकोनॉमी में इसका क्या रोल है, इसकी लोकेशन के बारे में और इसकी सभी क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जिसमें कि हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। वो 3 टॉपिक आपके होंगे, एक आपकी कॉटन टेक्सटाइल, सेकंड होगा आपका जूट टेक्सटाइल एंड थर्ड होगा आपका शुगर टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती क्या हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर के थ्रू रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाए। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल आपका कॉटन हो गया, कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, वूलन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, सिंथेटिक, शुगर इंडस्ट्रीज़, ये सारी ही क्या हैं, आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। अब इनमें आपके एनसीईआरटी में 3 गिवन है, एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, शुगर केन इंडस्ट्रीज़ और जूट इंडस्ट्रीज़। तो हम इससे रिलेटेड ही इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री है ये कंट्रीब्यूट करती है 14%। पूरे प्रोडक्शन, इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें से 14% जो है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से आता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है क्लोथ। ठीक है, क्लोथ्स। ओके, आगे 35 मिलियन पर्सन जो हैं वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं इन इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखें तो भैया हमें पता है इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक है, तो एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट अर्न्स, ये कितना अर्न करता है, फॉरेन एक्सचेंज का, यानी कि हम प्रोड्यूस भी करते हैं, हम उसको कंज्यूम भी करते हैं, प्लस हम उसको बेचते भी हैं, बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट 24.6% जो है लगभग हमारा फॉरेन एक्सचेंज में चला जाता है। ये पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमने अभी ऊपर बात की थी, जैसे कि आपका जूट टेक्सटाइल हो गया, आपकी कॉटन टेक्सटाइल हो गया, सिंथेटिक टेक्सटाइल हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया, उन सबको अगर हम देखें तो सिर्फ जो क्लोथ्स हैं, जो कॉटन टेक्सटाइल हैं, वहाँ से जीडीपी 4% जनरेट होती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, दिस इज़ द ओनली इंडस्ट्री, ये एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया की जो कि सेल्फ रिलायंट है। यहाँ पे प्रोडक्शन से लेकर फिनिश गुड तक सारा प्रोसेस हमारे इंडिया में ही होता है, हम किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। ओके, होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर्स फॉर लोकेशन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। मीन्स कि क्या फैक्टर हैं, क्या रीज़न है कि महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में ही कॉटन टेक्सटाइल हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि भैया रॉ मटेरियल हमें इजीली मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है, सस्ते दामों पे मिल जाता है। सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि मॉइस्ट क्लाइमेट है वहाँ पे। जो ये स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया, थोड़ा सा वेस्टर्न साइड वाला, तो यहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन की वजह से जो वेविंग है वो ईजीली होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे पोर्ट भी है, प्लस आपको आप रोड ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ कर सकते हो, आप सी ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ कर सकते हो और आप रेलवे ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोस्टल एरिया है महाराष्ट्र वाला और गुजरात वाला। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मार्केट पास में है। ठीक है, गुजरात वाले एरिया में इजीली आप इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, तो क्लोथ्स जो हैं वो वियर करने के लिए यहाँ पे ज़्यादातर कॉटन साड़ीज़ होगी, कॉटन कुर्ते पजामे हो गए, तो मार्केट इजीली अवेलेबल हो जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार आता है कि प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है कॉटन टेक्सटाइल को। ठीक है, तो कॉटन के प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा कि पावर सप्लाई। इंडिया में लाइट कभी भी चली जाती है। ठीक है, तो पावर सप्लाई की एक जो प्रॉब्लम है वो हमेशा रहती है। नेक्स्ट, मशीनरी नीड्स टू अपडेट, स्पेशली वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स। ठीक है, कि हमें नई टाइप्स की मशीनें चाहिए, ये नहीं कि पुरानी मशीनें ही हम यूज़ कर रहे हैं, नई अपडेटेड मशीनें हमें यूज़ करनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट लो आउटपुट ऑफ लेबर, यानी कि लेबर से जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता। वी स्टिल नीड टू इम्पोर्ट कॉटन, कि कुछ कॉटन जो है वो हमें अभी भी इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से मंगाना पड़ता है, ठीक है। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज़ कि आज के टाइम पे लोग कॉटन से ज़्यादा जो सिंथेटिक फाइबर होता है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है या वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं, जिसकी वजह से कॉटन इंडस्ट्री जो है वो कम होती जा रही है और सिंथेटिक फाइबर्स इंडस्ट्रीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी ही है। तो इसके अकॉर्डिंग एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहली जो कॉटन माइल थी वो कहाँ पे लगी थी, वो मुंबई में लगी थी। कब लगी थी? 1854 में लगी थी, ठीक है। और क्यों लगी थी, मतलब उस टाइम पे, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, फर्स्ट हमारी वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 to 18 एंड सेकेंड हमारी वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 to 45। तो इस बीच में इंडिया में कॉटन इंडस्ट्री की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, ठीक है। कई बार वन वर्ड क्वेश्चन में ये आ जाता है कि फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इंडिया में कब लगी थी, कहाँ लगी थी, तो मुंबई में लगी थी और 1854 में लगी थी। सेकंड जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपको इधर देखिए, ये जो आपको फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है एज अ फिल इन द बॉक्स की तरह। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फाइबर प्रोडक्शन होता है रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल होगा, खेतों में कॉटन उगाई जाएगी और उससे फाइबर प्रोडक्ट करेंगे। उसके बाद स्पिनिंग होती है, ठीक है। स्पिनिंग से क्या बनाया जाता है, स्पिनिंग से बनाते हैं यान। यान मतलब होता है आपका धागा, ठीक है। उसके बाद वीविंग होती है, वीविंग से क्या होता है, फैब्रिक बनता है, यानी कि कपड़ा बनता है फिर, ठीक है, वीविंग से। और एट द एंड लास्ट में क्या होता है, अगर आपको डाइंग करना है, फिनिशिंग उसको जो भी देनी है, उस पर कोई प्रिंट लगाना है या कलर पेंट करना है, तो वो सबसे लास्ट में होगा। और फिर बाद में जो भी आपको सूट बनाना है, साड़ी बनानी है, गारमेंट्स, कोई भी गारमेंट बनाना है, वो मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड हम इसमें डिस्कस करेंगे जूट। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा कि जूट मिल सबसे पहले इंडिया में कहाँ लगी थी, तो आपको ध्यान रखना है द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप इन कोलकाता, ठीक है। कब लगी थी? 1859 में। कॉटन मिल कब लगी थी? 1854 में। कहाँ पे? मुंबई में, ठीक है। और जूट मिल कोलकाता के रिश्रा में 1859 में। पार्टीशन के टाइम पे हमें पता है 1947 में जब इंडिया पार्टीशन हुआ था, तो दो कंट्रीज़ बनी थी, एक इंडिया बनी थी और एक आपका पाकिस्तान बना था। और पाकिस्तान भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, एक वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो 1971 में बांग्लादेश बन गया था, ठीक। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रिश्रा जो है, जो सबसे पहली जूट माइल जो लगी थी, वो उस टाइम पे इंडिया के कोलकाता में पड़ती थी और आज के टाइम पे वो बांग्लादेश में है, ठीक है। और 3/4 पार्ट जो है जहाँ पे जूट प्रोडक्ट किया जाता था वो अब बांग्लादेश में जा चुका है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। देखिए, जूट टेक्सटाइल की बात करते हैं। सबसे पहले तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो जूट एंड जूट गुड्स, रो मटेरियल में भी और उससे कुछ भी जो भी सामान बन रहा है उसमें भी इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मोस्ट ऑफ द मील जो है वो वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश है और दूसरा हुगली रिवर के आसपास है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आ सकता है कि भैया क्यों, क्या रीज़न है कि हुगली रिवर के आसपास ही जूट टेक्सटाइल हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहला इसमें ये है कि सबसे पहला पॉइंट इसमें ये हो जाएगा कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोसेसिंग एरिया टू द हुगली बेसिन। हुगली रिवर के या हुगली के आसपास ही आपको ज़्यादातर जूट प्रोडक्शन एरियाज़ देखने को मिलता है, यानी कि रॉ मटेरियल हमने इजीली मिल जाता है वहाँ से। सेकेंड चीज़, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इजी है, हुगली रिवर के थ्रू हम उसको कोस्टल एरिया तक लेकर आ सकते हैं और कोस्टल एरिया से बाकी कंट्री में आराम से हम जूट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ वेल कनेक्टेड बाय द गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, वाटरवेज एंड रोडवेज, कि यहाँ पे ऐसा हुगली रिवर के आसपास ऐसा एरिया है जहाँ से इजीली रेलवे लाइन भी जा रही है, वाटरवेज भी है,
कनेक्टेड उससे और रोडवेज भी कनेक्टेड है, ठीक है। लास्ट चीज़ कि वाटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, भाई रिवर है और जूट को प्रोडक्ट करने के लिए उसको मतलब उसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जिसकी वजह से जो रो जूट है वो इजीली वहाँ पे ग्रो हो जाता है, पानी की कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट चीज़, चीप लेबर हमें मिल जाती है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश वगैरह से हमें चीप लेबर इजीली मिल जाती है। एंड द लास्ट वन इज़ यहाँ पे कि कोलकाता एज अ पोर्ट एंड लार्ज अर्बन सेंटर भी है, जिसकी वजह से मार्केट वगैरह इजीली प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। मार्केट का भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे पॉइंट, और बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह हमें इजीली प्रोवाइड हो जाती है। दीज आर द रीज़न जिसकी वजह से जो जूट प्रोडक्शन है वो हुगली रिवर के ही आसपास आता है। अब देखो ये इसमें ऐड ऑन मैं करना भूल गई हूँ, लेकिन कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ती है अगर जूट प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो देखिए इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट है चैलेंज जो फेस करना पड़ता है हमें, वो ये है इस इंडस्ट्रीज़ का कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक रीज़न है कि सिंथेटिक फाइबर के साथ कंपटीशन करना पड़ता है, दूसरा रीज़न है कि हम जो प्रोड्यूस कर भी रहे हैं तो उसके बावजूद भी जो बांग्लादेश हो गया, ब्राज़ील हो गया, फिलीपींस हो गया, यहाँ पर भी जूट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इंटरनेशनल डिमांड्स को तो फुलफ़िल कर लेता है, लेकिन बाहर एक्सपोर्ट करने की जब बात होती है तो भी कंपटीशन में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि बाहर बेचती हैं जूट को, ठीक है। अब इंटरनल डिमांड और ज़्यादा बढ़े, लोगों की डिमांड बढ़े कि भैया जूट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ भी मैंडेटरी की, जैसे कि जूट पैकेजिंग होनी चाहिए, जो आपकी प्लास्टिक पॉलीथीन्स वगैरह हैं उनको बैन किया गया। इन 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी एक बनाई गई जिसमें ये बोला गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जूट को यूज़ करेंगे, ठीक है, जूट से बनी हुई चीज़ें यूज़ करें। और इसी के साथ फार्मर्स को भी ये बोला गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जूट को प्रोड्यूस करें। द मेन मार्केट ज़्यादातर जो जूट है वो कहाँ पे इनकी डिमांड है, यूएसए, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, ठीक है, यूएई जिसको बोलते हैं, यहाँ पे डिमांड होती है। हम यहाँ पे अपना जो जूट है वो हम बेचते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका शुगर इंडस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शुगर इंडस्ट्री की जगह बात करते हैं तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, लेकिन फर्स्ट प्लेस है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में गुड़ और खांडसारी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि शुगर को प्रोड्यूस करने में इंडिया का कौन सा नंबर है तो आप लिखोगे सेकेंड। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुड़ और खांडसारी को प्रोड्यूस करने में इंडिया का कौन सा नंबर है तो आप लिखोगे फर्स्ट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट कि रीज़न फॉर लोकेशन, की जो शुगर मिल्स हैं वो फील्ड्स आसपास कहाँ पे, यानी कि खेतों वगैरह एरिया में ही या खुले एरिया में ही क्यों उगाई जाती हैं। सबसे पहला कि भैया रॉ मटेरियल हमें इजीली प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है, बल्कि है, ये भारी है, तो इस जगह पे इंडस्ट्री लगाओ जहाँ से रॉ मटेरियल इजीली जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचे, ठीक है। इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें बोला जाता है कि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर अंदर जब हार्वेस्ट हुआ है शुगर केन तो उसको फैक्ट्री तक पहुंच जाना चाहिए और प्रोड्यूस उसको मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जो गन्ना है, जो आपका शुगर केन है, उसको जितना लंबे टाइम तक हम रखेंगे उतना ही उसकी जो मिठास है, उनका जो रस है या उससे जो शुगर प्रोड्यूस होगी वो कम होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या रीज़न है कि जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं वो शिफ्ट होती जा रही हैं टूवर्ड्स साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें फॉर एग्जांपल ये आपका भारत है मान लीजिए, तो यहाँ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन वाले एरिया में तो शुगर प्रोड्यूस होती है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपके गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, वेस्ट वाले एरिया में और प्लस आपके साउदर्न एरिया में, यहाँ पे ही इंडस्ट्रीज जो हैं वो शिफ्ट होती जा रही हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट रीज़न आप लिख सकते हैं कि शुगर कैन प्रोड्यूस्ड हेयर द हाईली श्योर कंटेंट, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रस बचा रहे, क्योंकि अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसको पहुंचने में लंबा टाइम लगेगा, और लंबा टाइम लगेगा तो उससे जो शुगर कंटेन है वो कम प्रोड्यूस होगा। और अगर वहीं पे ही हम रॉ मटेरियल करेंगे, वहीं पे इंडस्ट्रीज़ लगा लेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो शुगर कंटेन है वो ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं।
सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फेवरेबल क्लाइमेट है, वहाँ पे भी हम इजीली उसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, सीजनल है ये। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट। यहाँ पे कोऑपरेटिव यानी कि आपने उगाया रॉ मटेरियल और जल्दी से जल्दी आपने प्रोड्यूसर तक यानी कि इंडस्ट्री तक, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक पहुँचा दिया, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जो आपका रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है वो भी कोशिश करते हैं कि हार्वेस्ट होते ही जल्दी से जल्दी इसको बेचा जाए, और जो खरीदने जो इंडस्ट्री है जिनकी, वो भी कोशिश करता है कि उसको जल्दी से जल्दी मैं खरीद लूँ, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज शुगर इंडस्ट्री बीइंग सीजनल, कि ये सीजनल होती है नेचर में और कोऑपरेटिव सेक्टर से बिलोंग करती है, और ये लंबे एरिया मतलब बड़े एरिया में उगाया जाता है, ठीक है। साउदर्न स्टेट में भी आपके खाली फील्ड्स आपको इजीली मिलता है, तो वहाँ पे भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये थी आज की कहानी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। फॉर मोर अपडेट्स आप मेरे से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।